हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 6 का सेकंड चैप्टर बचपन, जिसे लिखा है कृष्णा शोभती जी ने। लेखिका ने इसमें अपने बचपन के बारे में वर्णन किया है कि वो किन चीज़ों से खेला करती थी, क्या खाया करती थी और किन के साथ घूमा करती थी, किन जगहों पे जाया करती थी और आज टाइम कितना चेंज हो गया है और बच्चे आज किन चीज़ों से खेलते हैं, क्या चीज़ें खाते हैं, उनमें कितना डिफरेंस हो गया है। तो यहाँ पे वो कहती हैं कि चलो देखते हैं। नाम है चैप्टर का बचपन। कहती है, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। बचपन की ओर ले जाने का क्या मतलब है? कोई बचपन है उसकी तरफ थोड़ी ना लेके जाएंगी, मतलब अपने पुराने समय में लेके जाएंगी, जब जब वो छोटी हुआ करती थी, बचपन में अपनी बातें बताएंगी। ये सब चीज़ें हैं। मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी। मैं तुमसे एज में इतनी बड़ी हूँ कि अब अनुमान लगा लो, जितनी तुम्हारी दादी या नानी हो सकती है मैं उतनी बड़ी हूँ। बड़ी बुआ भी, मौसी भी, बड़ी बुआ भी हो सकती है और मौसी भी हो सकती हूँ। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर भी पुकारते हैं और मेरे परिवार में सभी लोग मुझे जीजी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। मैं इन दिनों उम्र में सयाना यानी बड़ा महसूस करने लगी हूँ, शायद इसीलिए कि पिछली शताब्दी में, शताब्दी होता है 100 वर्षों का समूह, पिछली शताब्दी जैसे ये 2000 चल रहा है तो 2000 से पहले 1999, 1998, 19वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, इसको शताब्दी कहते हैं। शायद इसीलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। अगर आप लोग 2000 में पैदा हुए हैं तो लेखिका हो सकता है 1999 20वीं शताब्दी में पैदा हुई हूँ। हम लोग 21वीं शताब्दी के हो सकते हैं। कहती हैं, मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती कह रही हैं कि मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आ गए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी और नीला, जामुनी, ग्रे, चॉकलेटी कलरफुल कपड़े पहना करती थी। अब मन में कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, और अब इतनी सयानी हो गई हूँ, एज ज़्यादा हो गई, इसका प्रभाव पड़ रहा है कि मुझे अब मन करता है एकदम सिंपल सा सादा सा सफ़ेद कपड़ा पहनो। गहरे गहरे नहीं, हल्के रंग, और गहरे नहीं, एकदम सिंपल सा हल्का रंग पहनने का। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी। पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब बड़ी चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। यानी पहले मैं फ्रॉक, निकर, छोटी स्कर्ट्स, लहंगे, बहुत सारी चीज़ें पहनती थी, लेकिन अब चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते ही पहनती हूँ। बचपन में कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। कहती है कि बचपन के कुछ ऐसे फेवरेट मेरे ड्रेसेस थे जो मुझे अब भी याद है। हल्की नीली और पीली धारी धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। जो कपड़े की वैरायटियाँ बता रही हैं कि कुछ उन्हें बहुत पसंदीदा फ्रॉक्स थे, कपड़े थे, वो उन्हें आज भी याद हैं। फिर कहती हैं कि हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक। उनके चुन्नटें क्या होती हैं? जो फ्रॉक में छोटी छोटी ऐसे चुन्नटें बनाई जाती हैं, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल, और नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल लगी हुई थी। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। मतलब उस टाइम, जब इनका टाइम था, जब ये बचपन में थी, ये लोग फ्रॉक पहनते थे, उसमें रुमाल लगी हुई थी और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन, और फ्रॉक पहनने के बाद बालों को संवारने के लिए उसमें रिबन भी लगाए जाते थे। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक, जिसके नीचे फर टंगी थी, और लेमन कलर यानी कि वही लेमन कलर जो होते हैं, नींबू के कलर का हल्का ग्रीन होता है, उस कलर का फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी थी। फर फर क्या होती है? जो सॉफ्ट सा होता है, लगता है कि बाल जैसा है, उसे फर कहते हैं, वो लगी हुई थी। और कह रही हैं कि 2 ट्यूनिक भी याद हैं। इनकी कोई ट्यूनिक भी है, जो कपड़े का वैरायटी है, 2 ट्यूनिक भी याद है। एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी कलर की थी। दूसरे ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी जो फ्रॉक के ऊपर से पहनते हैं, डालते हैं, ऐसे जैकेट टाइप की होती है। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। इन्हें अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें बड़े अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जाते थे, इसकी सख्त मनाही थी। कहते हैं कि इन्हें डिसिप्लिन सिखाया जाता था कि अपने काम खुद से करो, छोटे-छोटे काम, इसलिए उन्हें नौकरों को नहीं दिया जाता था, और सख्त मनाही थी कि खुद से ही धुलो तुम। फिर कह रही है कि हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते अपना जो संडे हुआ करता था, हम अपने कपड़े धोने, अपने छोटे छोटे काम करने में ही खत्म करते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते पॉलिश या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती, और हम अपने ऐसे छोटे छोटे कामों को करते थे। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालाँकि अब नई-नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहती हैं कि मुझे आज भी अपने शू पॉलिश करना अच्छे लगते हैं, लेकिन अब तो वैराइटी वाले शूज़ आ गए जिन्हें पॉलिश करने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही चमकदार हुआ करते हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं, और ये जो हम पहले पहना करते थे उससे कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। छालों का इलाज शुरू हो जाता है, मतलब कि पहले के जूते जो थे वो स्किन को काट दिया करते थे, तो इसलिए जब ये पहनती थी तो छाले पड़ जाते थे, और उसके बाद उस पे, उन छालों पे इलाज किया जाता था। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई रखते, और जब किसी सैर पर निकलते तो अपने साथ रुई भी रखते थे। जूते लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि जब ये लंबे सैर पे जाते थे तो रुई भी रख लिया करते थे, क्योंकि जूते जो है स्किन को काटने लगते थे, तो ये क्या करते थे, अपने जूते में या मोजे में उस रुई को डाल देते थे, जिससे कि स्किन को काटे ना वो शूज़ इनका। तो ये कहती है कि हमारे तुम्हारे बचपन में बहुत अंतर है। फिर कह रही है कि हर फर्नीचर को हमें ऑलिव
नहीं सॉरी, सनीचर है, फर्नीचर पढ़ रही हूँ। हर सनीचर को हमें ऑलिव ऑयल या कस्टर्ड ऑयल पीना पड़ता था। कह रही है कि जो सैटरडे होता है उसमें इन्हें ऑलिव ऑयल या कस्टर्ड ऑयल पीना पड़ता था। ये ऑयल जो घरों में होती हैं, सब्जियाँ वगैरह बनाते हैं, इसे खाया जाता है। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इनकी गंध आने लगती थी और शनिवार को इन्हें ज़बरदस्ती पिलाया जाता था और इन्हें उसकी स्मेल पसंद नहीं थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के निशान पड़े रहते रहते उन्हें देखते ही मितली होने लगती और निर्धारित किया गया था कि तुम्हें इतना ही लेना है डोज। बता दिया गया था कि माप के इतना ही पीना है, तो उन्हें देखते ही उनको अजीब सा होने लगता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न पीते तो पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला न था, सेहत ठीक ही रहती। कहती है कि उससे मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा फर्क पड़ता था, अगर नहीं पीते तब भी हम ठीक ही रहते। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। कहने कि मैं बताऊंगी कि हमारी दिलचस्पी किन्हीं और चीज़ों में हुआ करती थी और आज के टाइम के जो बच्चे हैं उनकी दिलचस्पी किन्हीं और चीज़ों में हुआ करती हैं। आज के बच्चे फ़ोन चलाते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, ये लोग वो सब नहीं किया करते थे। याद रहे उन दिनों हम घरों में हम याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। ग्रामोफोन था जो ऑडियो सिर्फ सुनाई देता था, टेलीविज़न की तरह उसमें फिगर्स नहीं आते थे, चित्र नहीं दिखाए जाते थे, सिर्फ आवाज़ आती थी, वो भी कुछ टाइम के लिए। फिर कहती हैं कि हमारे बचपन में कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। हमारे बचपन में जो कुल्फ़ी थी वो आज की आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी समोसे पैटीज़ में बदल गई हैं। सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। कह रही हैं कि जो चीज़ों का नाम पुराने ज़माने में कुछ और हुआ करता था, आज थोड़ा-सा वही डेवलप होके कुछ और हो चुकी हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेट विम्टो मिलती थी। ये जो कोक आज की फैक्ट्री है, मतलब नाम है प्रोडक्ट का, वो उस टाइम में लेमनेट या विम्टो नाम से मिला करती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। कहने कि जो बच्चे शिमला और दिल्ली में रहते थे उन्हें वेगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट, ये नाम है रेस्टोरेंट का, चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहन की ड्यूटी लगती शिमला मॉल में ब्राउन ब्रेड लाने की। ये लोग शिमला में रहते थे तो इनका काम रहता था ब्राउन ब्रेड लाने की दुकान से। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूरी नहीं था, मॉल से इनका घर जो मॉल था वहाँ पे उससे ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुँच जाते, वहाँ से एक उतरते और मॉल पर, मतलब पास में ही था, कॉन्फ्रेंस कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी, मतलब यहाँ पे जो पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू आती थी वो बहुत ही अच्छी होती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। कह रही कि हमें हफ्ते में सिर्फ एक दिन खाने के लिए अलाउ था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े-खड़े भी नहीं खाती। घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात में खाना खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेके खाती। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं। खट्टे-मीठे, ये कुछ खाने की चीज़ है काफ़ल करके, जो खट्टे-मीठे टेस्ट में होते हैं। कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कस्मल, सोच कर ही मुँह में पानी आ जाए। चेस्टनट एवं एक और गज़ब की चीज़, चेस्टनट भी एक और गज़ब की चीज़ थी जो इन्हें बहुत पसंद थी। आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में। चने, जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, हाँ, चने और गरम की पुड़िया तो तब थी, अब भी नज़र आती है। कह रही हैं कि जो चने जोर की पुड़िया तब हुआ करती थी, वो आज भी कभी कहीं-कहीं कुछ चीज़ों में दिखती है, कुछ जगहों पर। पुराने कागज़ों में बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। कह रही कि पुराने कागज़ों से बनाई हुई पुड़िया में ये हाथ का कमाल है कि कैसे उसे टेस्टी बनाया जाता था और कैसे उसे पैकिंग किया जाता था। नीचे से तिरछी लपेटे हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर आ जाए। उसकी पैकिंग इस टाइप से की जाती थी कि जब उसे खोलते थे तो हथेली पर अच्छे से आसानी से चने आ जाते थे। एक वक्त था जब फ़िल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम, मतलब एक टाइम था कि इस चने पे एक गाना बन गया था इस मूवी पे। मूवी के सॉन्ग बना करते थे इन चने के दानों पे, चना जोर गरम। उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था और ये गाना उस टाइम के हर स्कूल के बच्चे के मुँह पे हुआ करता था, सबको इतना पसंद था। कुछ बच्चे पुड़िया लेकर तेज़ मसाला बरकवाते और कुछ बच्चे बहुत तेज़ मसाला उसमें डलवाते थे। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक ये पुड़िया चलती और हम इसे खाते-खाते पूरा गिरजाघर घूमते थे। एक-एक चना पापड़ी मुँह में डालने और कदम उठाने में एक ख़ास ही लय रफ़्तार थी। कहती हैं कि ये जब चलते थे, जैसे एक कदम चलते थे तो एक पापड़ी मुँह में डालते थे। ऐसे इनका मतलब फ़िक्स हुआ करता था रोज़ का। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं। घोड़े की सवारी की है। शिमला में के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता है। हम जाने क्यों घोड़े को कुछ कमतर करके समझते। हम घोड़े को बहुत ऐसे नॉर्मल समझते थे क्योंकि रोज़-रोज़ घुमा करते थे। हम उन पर हँसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हिष्ट-पुष्ट और खूबसूरत हुआ करते थे। उनकी बात फिर कभी, यानी कि उनकी बात फिर कभी बताऊँगी। शाम को रंग-बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊँचा चर्च की घंटियाँ बजती तो दूर-दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इनके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो जाता, गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल जाती। दूर-दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े घराने लगे और देखते-देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगती थी। कहती हैं कि कैसे दिन होती थी, कैसे मिड डे होता था और कैसे-कैसे शाम होके रात की लाइटें जलने लगती थी, बल्ब जलने लगते थे और रात हो जाती थी। रिज की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल की भीड़ भी उभरता कोलाहल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, वहाँ पे इतना अच्छा लगता था। रात के टाइम पे सारी लाइट्स जलती थी और जो स्कैंडल पॉइंट भी वहाँ पे था, वहाँ पे भी लोग आते थे, उनकी आवाज़ें आती थीं। सर्वर
स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ उस पर खड़ी छोटे-छोटे डिब्बों वाली ट्रेन और इसकी पटरियों पर छोटे-छोटे डिब्बों वाली खड़ी ट्रेनें हुआ करती थीं। एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देते खंभा थोड़ी-थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें, और बता रही हैं किस टाइप की वहाँ पे ट्रेनें थीं और कैसे-कैसे सुरंगें थीं, कैसे-कैसे उसका डिज़ाइन बनाया गया था। पिछली सदी में तेज़ रफ़्तार वाली गाड़ी वही थी, और ये ट्रेन जो बता रही हैं, वही सबसे रफ़्तार वाली गाड़ी थी। कभी-कभी कुछ हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते दिल्ली में। जब भी उनकी आवाज़ आती, तब बच्चे उन्हें देखने वहाँ बाहर दौड़ते, और जब भी उनकी आज भी ऐसा होता है गाँव में, जब कोई जहाज़ जाती है ऊपर से, थोड़ी पास से जाती है, तो बच्चे देखने के लिए बाहर आ ही जाते हैं। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है, और ऐसा लगता था कि बहुत भारी भरकम पक्षी पंख फैलाकर उड़ता जा रहा है। यह देखो, और वह गायब। जैसे ही हम लोग देखते थे, वो गायब हो जाता था, इतनी स्पीड से चलती थी, उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। कह रही हैं कि एक गाड़ी की मॉडल वाली दुकान थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और वो मुझे भूलती नहीं है। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था, और ये वो दुकान थी जहाँ पे मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे, और वहाँ पे जो डॉक्टर थे वो ब्रिटिश थे। शुरू-शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे-बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, "आँखों में कुछ तकलीफ़ है? इस उम्र में ऐनक? दूध पिया करो।" मैं डॉक्टर साहिबा का कहा दोहरा देती, "कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी।" सब लोग जब देखते थे तो कहते थे कि, "इतनी छोटी हो तभी तुम्हें ऐनक लग गया है, चश्मे लग गए हैं, थोड़ा खाया पिया करो, दूध पिया करो।" तो मैं उनसे कहती थी कि डॉक्टर ने यही बोला है कि कुछ टाइम लगाओगी तो ठीक हो जाएगा। वैसे डॉक्टर साहिबा ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी ज़िम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी, तो इसके अलावा और क्या होगा? हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, "देखो, देखो कैसी लग रही है।" कह रही कि इसकी सारी ज़िम्मेदार मैं ही हूँ कि मेरा चश्मा आज तक नहीं उतरा है। हाँ, उसके नंबर्स थोड़े कम हुए हैं, क्योंकि ये दिन में काम नहीं करती थी, रात में जब होती थी तो लैंप के सामने बैठ के, लाइट्स के सामने वहाँ काम करती थी, जिससे इनकी आँखों पे प्रभाव पड़ता था। ये हैं वो लेखिका जो अपने बचपन का वर्णन कर रही हैं। फिर कह रही है कि चस आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की। यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। इनके जो कज़न थे, भाई थे चचेरे, वो उन्हें चिढ़ाया करते थे। इन्होंने आँख पे चश्मा लगाया जिससे कि इनको दूर की सूझे, दूर की दिखे। यह नहीं लड़की को और इस लड़की को ये नहीं मालूम है कि इसको चश्मा लगाने के बाद इसका चेहरा लंगूर के जैसा दिख रहा है। मैं खीझी कि मुझ पर वह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। कह रही कि मुझे बहुत बुरा लगा कि ऐसा मुझे क्यों बोल रहे हैं, लेकिन उनका शेर जो उन्होंने बनाया था वो बहुत उतना भी बुरा नहीं था। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की। और जो उन्होंने कहा था कि सूरत बनी लंगूर की, इसलिए मैं अपना चेहरा बार-बार देखती रही कि क्या सच में ऐसा लग रहा है? नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, हाँ, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मज़ाकिया भी। तब की बात थी। अब तो चेहरे के साथ घुल-मिल गया चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली-खाली लगने लगता है। ऐसा हुआ था कि जब उन्होंने स्टार्टिंग में लगाया था तब भी अजीब लग रहा था, अब इतनी आदत हो गई है उसकी कि अब जब उतारती हैं कभी तब अजीब लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। मतलब कि कह रही है शिमला में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो लोग सर पे टोपी भी लगाते हैं, तो कह रही है कि हाँ, मैं इस टाइम शिमला पे टोपी भी लगाती हूँ। तभी जब टोपी लगाती हूँ तो मुझे वो बचपन की बातें याद आ जाती हैं, और कह रही है कि मेरे पास इस टाइम बहुत कई सारी मैंने जमा करके रख ली हैं। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ शहल सुभीते वही हिमाचली टोपियाँ। कह रही है कि कहाँ मैं दुपट्टा ओढ़ा करती थी और कहाँ अब इन टोपियों को ओढ़ती हूँ। और ये इसे लिखा है कृष्णा शोभिता ने, और इसके आगे का जो अभ्यास प्रश्न है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप